हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सांख्यिकी, जो कि हमारा ये है क्लास 9 का और ये हमारा है चैप्टर नंबर 14। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन का होगा, फिर हम इसके एक्सरसाइज पे आएंगे और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सांख्यिकी से जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आंकड़ा जो होता है, डेटा, वो क्या होता है। तो इसके बारे में हमें पहले जानना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक डिफिनीसन लिखी है जिसको आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हम क्या लिखे हैं कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप से हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आंकड़े कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका डिफिनीसन आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम कहें इसको कि आप इस प्रकार के एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो कि जैसे डेटा में क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि परिणामों की संख्या, जैसे मतदाताओं में जो परिणाम होते हैं उनकी संख्या, या हम लिख सकते हैं गेंदबाजों की संख्या, आप लिख सकते हैं गेंदबाजों की संख्या, आप ये कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो प्राप्त होगा इसे हम क्या कहते हैं, डेटा। एक प्रकार का डेटा हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी कि हमारा सांख्यिकी होता क्या है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे हम पूरा परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट। सांख्यिकी को हम स्टैटिक्स कहते हैं इंग्लिश में। जो स्टैटिक्स की उत्पत्ति है वो कहाँ से, लैटिन शब्द स्टेटस। क्या है लैटिन शब्द स्टेटस, स्टेटस जिसका अर्थ क्या होता है, राजनीतिक से हुई है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक डिफिनीसन के रूप में इसे बताना चाहें तो हो सकता है अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन में, उसी को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमें सांख्यिकी मतलब यहाँ तो ये तो हमारा सिर्फ डिफिनीसन हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसे हमें किस प्रकार से यहाँ पे जानना है, क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। तो पहला हमारा है आंकड़ों का संग्रह। क्या है हमारा ये, आंकड़ों का संग्रह। अब देखिए आंकड़ों का संग्रह हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे आंकड़ों मतलब आप जानते होंगे, हम आपको यहाँ पे बताएं। जैसे लिखा है गेंदबाजों की संख्या, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए रहेंगे 5, 6, 7, ये जो भी नंबर होंगे इनका हम संग्रह किस प्रकार करेंगे ये हम जानेंगे इसमें। तो देखिए इसको जानने के लिए दो तरीका है। एक है हमारा प्राइमरी आंकड़े जिसे हम प्राइमरी डेटा, और दूसरा हमारा है गौड़ आंकड़े जिसे हम सेकेंडरी डेटा के नाम से जानते हैं। तो आइए हम पहले यहाँ पे समझते हैं प्राइमरी आंकड़े और गौड़ आंकड़े क्या होते हैं, फिर बात करेंगे इनके डिफिनीसन की। यहाँ पे देखिए हम कुछ आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम ये बताएंगे कि इसमें से कौन प्राथमिक आंकड़ा है और कौन गौड़ आंकड़े हैं। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार मिलेगा। पहला यहाँ पे है कि अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई, ये एक आंकड़ा हम मान लेते हैं। दूसरा आंकड़ा यहाँ पे लिखा है अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या। यही जो यहाँ पे दो आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन दोनों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन प्राइमरी आंकड़ा है और कौन यहाँ पे कौन प्राइमरी डेटा है और कौन सेकेंडरी डेटा है। तो आइए हम इसे बताते हैं इस एग्जाम्पल से। जो हमारा पहला यहाँ पे एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल हम आपसे क्या कहे थे, पहला एग्जाम्पल था कि अपनी कक्षा में क्या था, 20 विद्यार्थियों की लंबाई, ये आपको यहाँ पे ज्ञात करना था। तो अगर आप देखें जो 20 विद्यार्थियों की लंबाई आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में सोचेंगे और आप यहाँ पे एक आंकड़ा के रूप में बताएंगे, क्योंकि 20 ही बच्चों का तो सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा, ऐसे आप करके यहाँ पे 20 बच्चों की लंबाई दे सकती हैं। अगर आपसे मांगा जाए, आके प्रिंसिपल जो हो वो आके क्लास में कहे कि कोई मॉनिटर हो उसे कहे कि तुम खड़े हो जाओ और यहाँ पे हमें एक आंकड़ा देना है 20 बच्चों का, जो कि मतलब क्या है, उनकी लंबाई का आंकड़ा यहाँ पे देना है। तो या तो आप सबसे छोटे से स्टार्ट करोगे 20 लोग का, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई और मतलब जैसे मतलब सबसे लंबा और सबसे छोटा नहीं बताया, बस यहाँ पे उनकी लंबाई हमें बतानी है। तो आप सबसे बड़े से या सबसे छोटे से 20 बच्चों की लंबाई आप ज्ञात करके दे सकते हैं। तो यही हमारा जो होता है, जो हम अपने दिमाग से करते हैं, जो हम खुद से डेटा प्राप्त करते हैं। ये जो 20 बच्चों का लंबाई की आंकड़ा है, ये आपने किसी से डेटा कहीं पे रखा थोड़ी ना था कि जिससे आप ज्ञात किए, ये खुद से आपने निकाला है। क्या किया है, खुद का दिमाग यूज करके आपने खुद से इसे ज्ञात किया है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक आंकड़ा। अब देखिए यहाँ पे इसे हम डिफिनीसन के रूप में देखें तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि वे आंकड़े जिन्हें हम अपने दिमाग, जो हम देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझ में आ रहा होगा, वही हम यहाँ पे बस लिखे हैं। इसे हम क्या लिखे हैं
कि वे आंकड़े जिन्हें हम अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर क्या करके एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहती हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। अब हम बात करते हैं गौड़ आंकड़े, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए हम दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया था, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार था कि अपनी कक्षा में किसी एक महीने में प्रत्येक दिन अनुपस्थिति रहे विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे बताना है। आपको अपनी कक्षा में अनुपस्थिति रहे कितने क्या हो अनुपस्थिति रहे विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे बताना है किसी एक बच्चे की। तो देखिए आपको मतलब पूरे महीने का आंकड़ा यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, अगर हम आपसे कह दें कि आप जाओ, मतलब कोई बच्चा है जिसका नाम हम ले लेते हैं, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, ये बच्चा है, इसके बारे में हमने कहा कि जाओ तुम्हें ये एक महीने में कितने बार आया है कितने बार नहीं आया है स्कूल, ये डेटा हमें ला के दो। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ऑफिस में और आपको यहाँ पे एक क्या निकलेगा, जो प्रेजेंट जिस पे आपका चढ़ता है वो आप लेकर आएंगे और यहाँ पे आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि किस दिन वो एब्सेंट था और किस दिन वो प्रेजेंट था। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अर्थात आपको अगर दिया गया ये कार्य करने के लिए, तो क्या आपने इसमें अपना दिमाग का यूज़ किया, मतलब देखा जाए आपने इसमें स्वयं नहीं किया। आपको जो डेटा प्राप्त हो रहा है, जो आप डेटा यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं उस बच्चे के बारे में, वो डेटा आपको कहाँ से मिला है, वो डेटा आप गए हैं ऑफिस से, जो प्रेजेंट जिसमें चढ़ता है उससे आपने प्राप्त किया है। तो ये हमारा क्या होगा, इसे हम गौड़ आंकड़े कहते हैं। जिससे गौड़ आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें हम किसी अन्य तथ्य से या अन्य सुविधा से प्राप्त करते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीसन लिखने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए इसका डिफिनीसन कुछ नहीं है, बस आपको जो पढ़ना था, जो हमें आपके एग्जाम्पल के रूप में समझाए हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए इस प्रकार है, वे आंकड़े जिन्हें हम किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हों उससे आंकड़ा प्राप्त ज्ञात करती हैं। तो इस प्रकार के आंकड़े को हम क्या कहते हैं, गौड़ आंकड़े कहते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, वे सूचनाएं हम किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हो। इसमें देखिए पहले से नहीं थे, लेकिन इसमें सूचनाएं क्या थी, पहले से एकत्रित थे, तो इसे हम क्या कहते हैं, गौड़ आंकड़े कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपसे अगर ये प्रश्न पूछे, ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 14.1 का है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपसे ये क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि उन आंकड़ों का उदाहरण दीजिए जो आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकती हैं। आपको उदाहरण देना है उन आंकड़ों का जिन्हें अपने दैनिक जीवन में आप देखते होंगे या वो आपके पास निर्धारित होंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे यहाँ पे बताएंगे। आप कोई भी यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, आपके अपने जीवन से ही देना है। तो आपके दैनिक जीवन में जो भी यहाँ पे आपको आंकड़े के रूप में संग्रह मिलता हो, आप उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखे गए हैं जो आपके जीवन से, दैनिक जीवन से संबंधित होंगे। देखिए यहाँ पे हम पहला लिखे हैं कि अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या। आप पर डे देखते होंगे अपनी कक्षा में बच्चों की संख्या, तो आपके लिए भी एक आंकड़ा हुआ। तो ये क्या है, अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या। दूसरा यहाँ पे लिए हैं अपने विद्यालयों में पंखों की संख्या। और तीसरा यहाँ पे हम लिए हैं पिछले 2 वर्ष से घर के पानी का बिल, जो 2 सालों से आपके घर के पानी का बिल आ रहा है उसकी यहाँ पे हम संख्या लिए हैं। और चौथा यहाँ पे है 2 महीने से समाचार पत्र का बिल। और पाँचवा हम लिए हैं टेलीविज़न या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम। अब देखिए दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जो आपने जो आंकड़ा यहाँ पे प्राप्त किया है, इन आंकड़े में आपको बताना है कि कौन प्राथमिक आंकड़ा है, क्या बताना है, कौन हमारा प्राइमरी है, और दूसरा आपको यहाँ पे बताना है कौन यहाँ पे गौड़ आंकड़ा है। क्या है, गौड़ आंकड़े है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला है अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या, तो ये आप खुद से निकाल सकते हैं क्योंकि आप पर डे अगर मतलब आपके स्कूल में काउंट होता होगा तो आप देखते होंगे कि अपनी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, या आपसे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं इसे बता सकते हैं क्योंकि आपसे आपकी खुद की कक्षा की बात में की गई है। अगर यहाँ पे स्कूल की बात करता तो आप नहीं ज्ञात कर सकते। अगर हम आपसे कहें कि अपने स्कूल की संख्या बताओ तो आप नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे कहा है कि अपनी कक्षा में, अर्थात आप इसे स्वयं से बता सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, प्राथमिक आंकड़ा। जो हम पहला लिख सकते हैं कि पहला हमारा क्या है, यहाँ पे प्राथमिक आंकड़ा है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अपने विद्यालय में पंखों की संख्या। पंखों की संख्या आपको ये खुद अपने विद्यालय में आप गिन सकते हो।
आपके क्लास में, आपके मतलब विद्यालय में जितने भी रूम होंगे उसमें कितने पंखे लगे हैं ये आप काउंट कर सकते हैं, आप किसी से पूछने नहीं जाएंगी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा हुआ प्राथमिक आंकड़ा। अब देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा बोला है पिछले 2 वर्ष से घर के पानी का बिल, मतलब पिछले 2 साल से आपके घर के जो पानी का बिल है ये आपको बताना है। तो ये भी आंकड़ा आप किसी से पूछने थोड़ी ना जाएंगी, ये आंकड़ा आपके पास खुद के आपके घर में स्थित होगा। तो आप बिल देख लेंगे, दूसरे 2 साल से बिल क्या है तो आप उसे बता सकते हैं कि 2 साल का बिल कितना आया है। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है यहाँ पे प्राथमिक आंकड़े। अब चौथा यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 2 महीने से समाचार पत्र का बिल, ये भी आपको 2 महीने से समाचार पत्र का बिल आपको कितना देना है ये आपको खुद पता होगा, आप स्वयं से इसे ज्ञात कर सकते थे। यहाँ पे जो 1 2 3 4 दिए गए थे ये हमारे क्या थे, प्राथमिक आंकड़े थे। अब देखिए आपको यहाँ पे गौड़ आंकड़े भी बताना है। तो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं टेलीविज़न या समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव के परिणाम। अब देखिए आप तो ये कर सकते हैं कि टेलीविज़न में हम पर डे देखते हैं और जो परिणाम हमें ज्ञात होते हैं वो हम स्वयं से ज्ञात करते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे टेलीविज़न में पहले से यहाँ पे परिणाम अंकित होते हैं, ये आप पता, आप तो स्वयं वहाँ पे जाके उपस्थित होकर देखते तो नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाई कैसे देता है, टेलीविज़न के द्वारा और समाचार पत्रों के द्वारा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, गौड़ आंकड़ा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 5वां है ये हमारा क्या है, गौड़ आंकड़े हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगला टॉपिक देते हैं। अगला हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब हम आंकड़ों को किस प्रकार से यहाँ पे प्रस्तुत करती हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला यहाँ पे अगर हम कुछ यहाँ पे डिफिनीसन दिए हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आगे के क्वेश्चन सभी कर पाएंगे, वरना आपको पता ही नहीं रहेगा कि रेंज क्या होता है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया निकालने के लिए तो आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रेंज होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिसर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर। अब देखिए यहाँ पे हम पूछिए सबसे पहले अगर यहाँ पे डिफिनीसन की बात करें, क्योंकि डिफिनीसन क्या है इसका, देखिए आंकड़े के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। आंकड़े के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का परिसर कहते हैं। अब देखिए आप इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक हम उदाहरण लिए हैं 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, मतलब आपके स्कूल में पेपर हुआ, मतलब 100 नंबर का समझ लीजिए आपके स्कूल में पेपर हुआ, उसमें से 10 बच्चे ने कितने मार्क्स प्राप्त किए ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। जो कि हम आपको यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे मैथ का ही एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए यहाँ पे हम मैथ का ही एग्जाम्पल, आप किसी और चीज़ का भी ले सकते हैं। अब देखिए एक बच्चा था जो 100 में से 55 नंबर यहाँ पे प्राप्त किया, मतलब 55 नंबर उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे ही यहाँ पे हम टोटल 10 बच्चे लिए हैं जिनके मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एक है 36 अर्थात 36, दूसरा हमारा 45, 32, 65, 25, 78, 95, 42 और 41। ऐसे हमारे टोटल यहाँ पे 10 बच्चे हैं जिन्होंने यह सब सभी अंक प्राप्त किए। अब देखिए अगर हम इसे आरोही क्रम में लिखे, मतलब आप इसे सोचिए आरोही क्रम में हम नहीं लिखते हैं, तो अगर हम आपसे पूछे कि इसका पैसा क्या होगा तो आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना होगा कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसका मार्क्स है। तो इससे अच्छा है कि हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें, क्योंकि इससे हमें क्लियर डाटा यहाँ पे प्राप्त हो सकता है और इससे हमारी गलतियाँ भी नहीं हो सकती। मतलब आप सीधे अगर जल्दी से आपको, मतलब सीधे आप इसमें से भी दे सकती हैं, लेकिन आपको अगर गलतियाँ नहीं करनी है तो आप ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसे यहाँ पे आरोही क्रम में लिखे हैं तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा मार्क्स, मतलब सबसे कम किसने पाया, 25 नंबर उसे मिला है। 32, 36, 41, 42 ऐसे यहाँ पे सभी मार्क्स है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे कम किसका है और सबसे अधिक किसका है। यहाँ पे देखिए 25 नंबर जो है वो न्यूनतम है और यहाँ पे जो 95 नंबर है वो हमारा क्या है, अधिकतम है। तो अगर हम आपसे परिसर पूछे तो आप क्या बताएंगे, आपको डिफिनीसन यही बताया गया है कि न्यूनतम मानों के अंतर को, अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम कितना है आपका यहाँ पे, पहले आप लिख लीजिए अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम कितना है 95 माइनस न्यूनतम कितना है 25। तो ये जो हमें आंकड़ा प्राप्त होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 70। तो ये हमारे जो मार्क्स प्राप्त होंगे ये हमारे, यही हमारा क्या कहलाएगा, परिसर। अगला देखिए हमारे यहाँ पे टॉपिक है, अगला है बारंबारता, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको डिफिनीसन बताएंगे, फिर आपको हम एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ पे समझाएंगे। तो डिफिनीसन क्या है? एक समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की बारंबारता कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि एक समान अंक मतलब क्या है। तो देखिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ पे बताएं तो आपके क्लास में ऐसा भी होता है कि समझ लीजिए मैथ का आपने पेपर दिया, 100 नंबर का पेपर है, तो कोई बच्चा मतलब 95 पाया है या कोई 78 पाया है या 65 पाया है, फिर 78 कोई पा गया, 95 कोई पा गया, 65 कोई पा गया, ऐसे कोई बच्चे पा जाते हैं, मतलब मार्क्स उनके सेम हो जाते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक बच्चा जिसका 95 है, दूसरा भी बच्चा है जिसका 95 है, एक बच्चा और इसका 78 है और दूसरा बच्चा भी यहाँ पे 78 है। ऐसे यहाँ पे देखिए एक बच्चा है 65 है, दूसरा बच्चा भी 65 ही पाया है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये दिखाई दे रहा है या आपको यहाँ पे ये मालूम चला कि जो 95 बच्चे मतलब 95 मार्क्स पाने वाले बच्चे की संख्या कितनी है? 2 लोग हैं। और यहाँ पे देखा जाए 78 प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी 2 है यहाँ पे, और 65 प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी 2 है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से कि 95 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 78 नंबर पाने वाले भी 2 बच्चे हैं और 65 नंबर पाने वाले भी यहाँ पे 2 बच्चे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है? तो ये आपको यहाँ पे देखिए क्या है डिफिनीसन, आप इसे ध्यान दीजिए कि हम बोले हैं कि एक समान अंक। तो देखिए यहाँ पे एक समान अंक कितने बच्चे प्राप्त किए हैं? 2 लोग वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की बारंबारता कहते हैं। तो यही हमारा जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है ये हमारा क्या कहलाता है? बारंबारता। अगर यहाँ पे डिफिनीसन देखिए 12 मतलब बार बार जो आता है, तो यहाँ पे देखिए जो अंक हमें समान मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बारंबारता। तो आपको यहाँ पे शायद समझ में आए होंगे। अब देखिए आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो यहाँ पे देखिए आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यदि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बारंबारता क्या होता है। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं जिसने 100 में से इतने अंक प्राप्त किए हैं। और देखिए कितने कितने अंक हैं यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा होगा, 10, 20, 36, 92, ऐसे टोटल 30 बच्चे हैं जिन्होंने इतने अंक प्राप्त किए। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसे अंक दिखाई दे रहे होंगे जो कि सेम आए होंगे। अगर देखा जाए तो हमारा 92 यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है? 92 है। और एक बच्चा और है जो 92 मतलब 92 और 92 नंबर पाया है। तो यहाँ आपको लगा कि 3 बच्चे 92 नंबर पाए हैं। तो यही जो हमारा संख्या है, 3 लोग का सेम संख्या आ रहा है, वही हमारा बारंबारता कहलाता है। यहाँ पे आपको समझाया गया है, तो आप इस प्रकार भी दे सकते हैं। इसे लिखते कैसे हैं? देखिए इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, ये हमारे टोटल अंक होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे दर्शाए हैं, और ये हमारे क्या होते हैं? बारंबारता। जैसे 10 एक बार आया है मतलब 10 पाने वाला बच्चा एक ही है, 20 नंबर पाने वाला बच्चा भी एक ही है, और 36 नंबर पाने वाले बच्चे 3 हैं। कभी कल आपके स्कूल में ऐसे आंकड़े आपको मिलते होंगे ज्ञात करने के लिए, या देखते होंगे कि मतलब पूछते हैं कि 95 पाने वाला बच्चा कितना है, तो आप कहते हैं एक लड़का है, मतलब 92 पाने वाला 3 बच्चे हैं। तो यहाँ पे इस क्रम को हम क्या कहते हैं? इसे हम बारंबारता कहते हैं। अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही कुछ आगे डिफिनीसन है जो आपके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा प्रयोग होती हैं, जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको रेंज और फ्रीक्वेंसी समझ में आए होंगे, जिसे हम परिसर और बारंबारता कहते हैं। ऐसे यहाँ पे और तथ्य दिए गए हैं। ये देखिए क्या है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत मतलब जिसे ज्ञात करें, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो ये क्या होती हैं? जिसमें केवल अंक और बारंबारता होती हैं। अगर हम आपसे पूछे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्या होती हैं, जो आपको हम अभी सारणी दिखाए हैं, उसमें आपको क्या दिखाई दिया है? आपको लगा कि बस बारंबारता लिखा था साइड में 1 2 करके, और इधर लिखा था उनके अंक, तो उसी को हम कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। आपको कहीं भी अगर ऐसा सारणी दिखाई दे जिसमें हमारे अंक और बारंबारता बस रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और डिफिनीसन लिए हैं। वर्ग अंतराल या वर्ग, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, देखिए दिए गए आंकड़ों को अंतराल में, अंतराल आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अंतराल का अर्थ मतलब क्या है? अंतर। देखिए पे लिखा है ना अंतर, तो वही यहाँ पे अंतराल है। तो दिए गए आंकड़ों को अंतराल में, जैसे बोला जाए 20-25, तो आपको यहाँ पे एक अंतराल दिखाई दे रहा होगा 20 से 25, मतलब 20 से लेकर 25 तक
ये आपको अंतराल दिखा ना, इसके बीच में जो भी संख्या हो, और यहाँ पे आगे देखिए 25 से 30, फिर क्या है 25 से 30, इसके आगे जो भी संख्या होती है ये एक अंतराल में होते हैं। इसमें 5 की है, फिर आगे 5। तो आपको यहाँ पे क्या मालूम चला, लिखने की हम इस जो हम ऐसे इस प्रकार लिखते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। तो अगर कहीं वर्ग अंतराल लिखने के लिए आए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों को आप इस प्रकार लिखेंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे तो और आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, और इनके माप को, जिसे हम इसे मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। यहाँ पे क्लास साइज, और यहाँ पे देखिए वर्ग चौड़ाई से हम क्या कहते हैं, कहा जाता है, या इसी को हम वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहते हैं। अब देखिए निम्न सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा क्या होता है। देखिए निम्न सीमा क्या है, प्रत्येक वर्ग की निम्नतम सीमा को हम निम्न वर्ग सीमा कहते हैं। हर एक वर्ग का आपको जैसे 25, 20 और 25 दिखाई दिया ना, और 25, 30 है, तो ये ऊपर देखेंगे ये मतलब निम्नतम मतलब कम है, छोटा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, निम्नतम वर्ग सीमा। और ऊपरी वर्ग सीमा पूछा जाए तो ऊपरी वर्ग सीमा आप इसे कहेंगे, मतलब ये आपको 2 ही आंकड़े नहीं दिए रहेंगे, ऐसे ही कई आंकड़े आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको बताना। तो सबसे ऊपर जो होगा वो हमारी निम्न वर्ग सीमा होगी, सबसे नीचे जो होगा हमारी ऊपरी वर्ग सीमा होगी। तो आपको देखिए ये हमारे यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा है, ये हमारी क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ये भाई जो थे वो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के थे। यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है वर्गीकृत बारंबारता सारणी। ये देखिए क्या होता है, जिस सारणी में हमें संख्या, मिलान चिन्ह है और बारंबारता तीनों उपस्थित रहती हैं। इसमें हमारा क्या होता है, संख्या रहता है और क्या रहता है, मिलान चिन्ह रहता है। अभी हम बताएंगे कि मिलान चिन्ह क्या होता है, और हमारा यहाँ पे क्या रहता है, बारंबारता। इन तीनों अगर उपस्थित रहते हैं तो उसी को हम कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। देखिए कुछ इस प्रकार के तथ्य आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए आपको संख्या दिखाई दे रहा है जो कि हमारा एक वर्ग के अंतराल में दिया गया है, और यहाँ पे मिलान चिन्ह है, और ये हमारा बारंबारता है। अब देखिए मिलान चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए 20 और 29 के बीच में जो अंक बच्चे पाने वाले नंबर हैं उनकी संख्या कितनी है, 3 है 3 है। तो 3 को हम इस प्रकार लिखते हैं, मतलब पाई से खींच के, अगर 1 होगा तो 1 ऐसे लिखेंगे, 2 होगा तो ऐसे लिखेंगे, 3 होगा तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर 4 होता है, 4 होता है तो उसे हम ऐसे लिख के और एक क्रॉस कर देते हैं। आपको हम यहाँ बताती हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो क्या है 14 लिखा गया है। इसका मतलब देखिए आप कैसे इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इस वाले में आपको 5 दिखाई दे रहेंगे लाइन, और इसमें भी 5 5 5 10 हो गया, और ये 4 10 4 14, मतलब 4 तक हम तो ऐसे पाई में लिख देते हैं, लेकिन जब 5 आता है तो हम इसे ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे मालूम चल रहा है, इसे हम 5 5 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि 6 हम यहाँ पे नहीं 10 आ सकते, इसलिए हम 5 5 का सिर्फ लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मिलान चिन्ह। अगर ये टोटल जो होता है इसे हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी कहते हैं। एक्सरसाइज 14.2 ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।